हेलो दोस्तों, मैं इस चैनल पे आपको 6 to 12 एनसीईआरटी में कवर करवाने वाली हूँ। एकदम इजी तरीके से बताऊँगी। मतलब जो भी होगा एकदम शॉर्टकट तरीका होगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। और दूसरा बात ये कि मतलब जो भी मैं पढ़ाऊँगी इस चैनल पे आपको, जो भी सब्जेक्ट जैसे कि सोशल और साइंस, बस मैं यही 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी सब्जेक्ट कुछ पढ़ाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये है 6 का एनसीईआरटी बुक, अतीत से वर्तमान हिस्ट्री का बुक है ये। तो आज चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर। और जो हमारे पूर्वज थे वो कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, ये सब की जानकारी इस चैप्टर में हमें मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास का काल निर्धारित कैसे करें। जो भी मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊँगी उसको, जो भी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ होगा मैं उसको हाईलाइटेड करूँगी यहाँ पे। तो आप जो भी हाईलाइटेड होगा उसको नोट्स बना सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं आप नोट्स नहीं बना सकते हैं, आपको बनाने नहीं आता है, तो आप कमेंट करें। अगर 10 कमेंट आ जाता है तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाएं का तिथि क्रम अनुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। मतलब कि इतिहास से लेकर, मतलब जो भी अतीत में हुआ है, इतिहास नहीं, अतीत से लेकर वर्तमान तक, मतलब अभी तक जो बीत गया, हजारों सैकड़ों साल जो पहले बीत चुका है अतीत में, और जो अभी जो चल रहा है, अभी जो भी घटनाएं हैं, इसका हम लोग इतिहास में अध्ययन करते हैं। इस काम में आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में बांटा जाता है, ताकि हमको इतिहास को पढ़ने में आसानी हो। उसके लिए इसको 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। तो इस 3 कालखंडों में इनको बांटा गया है। प्राचीन मतलब जो बीत चुका है, बहुत साल हो गया है, बहुत पुराना हो चुका है प्राचीन। और बीच वाला जो है तो मध्य, और आधुनिक जो अभी चल रहा है वर्तमान में, तो आधुनिक। 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और यह विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा नहीं बनते। प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषताएं होती है। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मतलब पहले 700 से लेकर 750 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। निर्धारित किया जाता है। इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कि पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है, क्योंकि उस युग की घटनाएं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, उसका कोई प्रूफ ही नहीं है। जैसे ये जो आरंभिक ऐतिहासिक जो युग है, इसका कोई लिखित प्रमाण है ही नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं है। इसलिए इसको हम लोग पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि उस समय की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहिए का उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन सीखा। इसी समय गांव और कस्बों तथा शहरों का विकास भी हुआ, और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुसज्जित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ, और कालांतर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। कालांतर मतलब होता है बाद में, विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। 6वीं शताब्दी ईस्वी आते आते इन साम्राज्यों का विघटन भी हो गया। मतलब ये जो राज्य थे ये नष्ट हो गए, और ये पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। 8वीं शताब्दी के मध्य 750 ईस्वी तक ये राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। ये कमजोर तो पड़ने लगे, लेकिन नगर और व्यापार का फिर से विकास हुआ। 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादक तकनीक का विकास हुआ। इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ, और पूर्व भारत में विशाल साम्राज्यों का गठन हुआ। सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ और सामाजिक समन्वय भी स्थापित हुआ। देखिए यहाँ पे सांस्कृतिक समन्वय का अर्थ होता है जब विभिन्न संस्कृतियों के अलग अलग पहलू मिलकर कुछ नया और अनोखा बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सांस्कृतिक समन्वय। और सामाजिक सामंजस्य का अर्थ होता है
जिसमें समाज में विभिन्न समूहों और अलग लोगों के बीच जुड़ाव, एकजुटता, सहयोग की भावना को दर्शाता है। सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। यह प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई। और फिर क्या हुआ, ये सब जो भी सांस्कृतिक समन्वय था और सामाजिक सामंजस्य था, ये 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील हो गई, खत्म हो गया ये सब। इसी के साथ दूसरा प्रमुख काल या मध्यकाल का अंत हो गया। अब आधुनिक काल के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि आधुनिक काल का जो आरंभ हुआ, जो शुरुआत हुआ, वो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचारधारा और प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाए गए। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आगमन में विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश यह नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशों द्वारा स्थापित की गई थी, जो अंग्रेज लोग थे उनके द्वारा स्थापित की गई थी। यहाँ पे जो भी शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था, जो भी आधुनिक काल में जिसका जो भी प्रगति हुई शिक्षा में, स्वास्थ्य में, संचार व्यवस्था में, वो सब ये सब विदेशियों द्वारा लाया गया था भारत में, जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। और ये जो अंग्रेज़ थे, विदेशी जो लोग थे, ये हमारे संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे जिसमें एक देश दूसरे देश या क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है और उसके संसाधनों का शोषण करता है, उसी को बोला जाता है उपनिवेशवाद। जैसे कि कोई और देश आए, हमारे देश पे कब्जा करे और उसको हमारे देश को नियंत्रित करे और हमारे देश का शोषण करे, उसी को बोलते हैं उपनिवेशवाद, जैसे विदेशियों ने किया हमारे साथ। इसके अंतर्गत किसी भी उन्नत देश द्वारा किसी दूसरे कमज़ोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता है। जैसे ये विदेशी आए और हमारे भारत में आकर अधिकार स्थापित किया और आर्थिक हमारे भारत का शोषण भी किया। स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जगी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में नई उपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली और एक नया संविधान बना। इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन का अधिकार मिला। यही काल भारत के आधुनिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। अब आइए जानते हैं मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं। तो कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं, स्रोत हैं, ऐसा अतीत में क्या है, कौन से ऐसा स्रोत है जिससे हम लोग अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। इनमें से स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को हम ढूंढकर पढ़ते हैं, जिनमें राजाओं एवं आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यता, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि ये सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। ये पुस्तकें हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपि कहलाती है। ये हाथ से जो भी यहाँ पे पुस्तक लिखा गया, जैसे कि राजाओं के बारे में, आम लोगों के जीवन के बारे में, धार्मिक विचारधारा कैसी थी, क्या मान्यताएं थी, क्या औषधियाँ थी, ये सब के बारे में जो भी बुक लिखा गया, जो भी पुस्तक लिखी गई, वो हाथ से लिखा गया था। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पांडुलिपि। आप लोग शॉर्टकट बोल सकते हैं, हाथ से लिखे गए पुस्तकों को हम लोग क्या बोलते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी मिलती है। बहुत से पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुकी है, कुछ पुस्तकालय एवं संग्रहों में सुरक्षित है। पटना के खुदा बख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी। इसके अलावा पालीगंज स्थित भरतपुर
के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियां अभी भी सुरक्षित है। संग्रहालय और अन्य संस्थाओं में भी आप पांडुलिपियां देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों में अनेक महाकाव्य, कविताएं एवं नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि अन्य प्राकृत, तमिल एवं कन्नड़ आदि में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्राचीन काल में जो भी पुस्तकें लिखी गई वो किस भाषा में लिखी गई थी। तो संस्कृत, तमिल, कन्नड़, संस्कृत और तमिल। आगे चलते हैं। हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से प्राप्त करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतह पर नुकीले औजार द्वारा उत्कीर्ण होते थे। जैसे मान लीजिए ये पत्थर है, हम यहाँ पे खूब जोर से इसको उत्कीर्ण करते हैं, जैसे कि ये फूल बना रहे हैं। ऐसे ही क्या किया जाता था, पत्थर अथवा धातु पर नुकीली औजार से ऐसे उत्कीर्ण करके लिखा जाता था। इन अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियां वर्णित हैं। इन्हें, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, धातु, पत्थर और धातु पे लिखा जाता था। इन्हें वैसी जगह पर लगाया जाता, जो भी पत्थर और धातु पे जो भी महत्वपूर्ण आदेश लिखा होता था उसको उस जगह पर लगाते थे जहाँ पे अधिक लोगों का आना जाना लगा रहता था। उस जगह पर लगाते थे ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सके और उस धातु पे क्या आदेश लिखा है उसका पालन कर सके। इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई, नए इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। ऐसी वस्तुओं में पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्र और सिक्के आदि आते हैं। ये वस्तुएं पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानी जाती है, अर्थात काफ़ी प्राचीन होने के कारण इनके अवशेष को जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है। ये बहुत पुराने हो गए थे, इनके अवशेष कैसे निकलेंगे? जमीन खोदाएगा तो जमीन खोदने पर ये सारे जो अवशेष है वो निकलते हैं। पुरातात्विक वस्तु का जो अध्ययन करता है उसको बोलते हैं पुरातत्वविद। उस इंसान को, उस व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातात्विक वस्तुओं में जानवरों, पक्षियों एवं मछलियों की हड्डियां भी मिलती है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अतीत में किस आकार प्रकार के जीव पाए जाते थे। हड्डियों से उनके अनुमान लगाते हैं कि किस प्रकार का जीव होगा और कैसा जीव होगा। अनाज एवं कपड़ों के भी अवशेष प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन कौन से अनाज थे और एक किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। इनके अवशेष से, अनाज और कपड़ों के अवशेष से हमें ये भी पता चलता है कि वो लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उसके बारे में। थोड़ा ये देखिए, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हारार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकले। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या है इसमें लिखा है। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकले हैं। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता पर प्रकाश डालता है। जो बैल होता है ना, ये समृद्धि का प्रतीक होता है। तो सोने के बैलों के टुकड़े मिले, जिससे ये पता चलता है कि मगध साम्राज्य जो था समृद्ध था, भव्यता था, उस पर प्रकाश डालता है। इस तरह पांडुलिपि और अभिलेखों, सिक्कों तथा पुरातत्व से संबंधित अन्य स्रोतों के आधार पर पुरातत्वविद एवं इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं और इन्हीं स्रोतों के माध्यम से वो अतीत की व्याख्या भी करते हैं। और उनके पास कोई अवशेष रहेगा ही नहीं, कोई अवशेष नहीं रहेगा, जैसे कि कपड़ा का अवशेष या फिर अनाज का अवशेष या फिर हड्डियाँ, मछलियों की हड्डियाँ, जानवरों की हड्डियाँ। तो अगर इनके पास कोई अवशेष रहेगा ही नहीं तो ये कैसे अध्ययन कर पाएंगे?
तो इसीलिए जो भी इतिहासकार होते हैं, पुरातत्वविद होते हैं, वो अवशेष से ही अतीत का व्याख्या करते हैं कि अतीत में हमारे क्या हुआ था, कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, जो भी है, तो वो इस अवशेष से अतीत का व्याख्या करते हैं। सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पे राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी। सिक्के का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। जो सिक्कों का अध्ययन करता है उसे मुद्रा शास्त्र, सिक्कों का अध्ययन करना मुद्रा शास्त्र कहलाता है। जैसे अलग अलग जो राजा थे, अलग अलग राज्य में जो भी राजा राज्य करते थे, उनका हर राजा का सिक्का अलग अलग होता था। ऐसा नहीं कि सारे राजा एक ही जैसे सिक्के बनाते थे, नहीं, सब सारे राजाओं के सिक्के अलग अलग होते थे और उस पर राजकीय चिन्ह रहता था और वो किस धर्म के राजा हैं, वो वहाँ पे धार्मिक चिन्ह भी अंकित होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुदाई में मिली वस्तुओं के विश्लेषण में समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो समय निर्धारण के लिए कोई विधियाँ अपनाई जाती है, लेकिन जो सामान्यतः प्रचलित है वह है रेडियो कार्बन या कार्बन 14 पद्धति। जैसे इससे पता चलता है कि कौन सा जो पेड़ है या फिर किस जानवर का मान लीजिए हड्डी मिला, तो वो हड्डी कितने साल पुराना है, उससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कार्बन 40 के द्वारा। चलिए पढ़ते हैं रेडियो कार्बन विधि। तिथि निर्धारण का यह काम भौतिक शास्त्री करते हैं। तिथि कैसे निर्धारित करना है, कौन सा जो पशु का जो हड्डी है कितना वर्ष पुराना है, कैसा है, या फिर कोई पौधा है वो कितना वर्ष पुराना है, ये सब भौतिक शास्त्री करते हैं। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी वो पदार्थ होते हैं जिनमें से निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधे जिंदा होते हैं तब वो जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं, तो जिस मात्रा में वो लेते हैं जब तक वो जिंदा रहते हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पौधे, जो भी जीवित चीज़ें, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, ये जब तक जिंदा रहते हैं तो जिस मात्रा में ये वायुमंडल से कार्बन 40 लेते हैं, उसी मात्रा में जब ये मरते हैं तो कार्बन 40 खो देते हैं। वहीं लिखा हुआ है उस मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। जब कोई मर जाता है तब वो वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं लेता, यद्यपि वह इसे एक निश्चित दर पर खोता रहता है, धीरे धीरे खोता रहता है और लास्ट में एकदम खत्म हो जाता है। भौतिक शास्त्री इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु को निश्चित करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तिथियों का मतलब। प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और शंख संवत के आधार पर होती थी, लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक के रूप में तिथियों की गणना मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवक्त ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। इसमें ईसा मसीह के जीवन को 0 वर्ष माना जाता है। उनके जन्म के पूर्व की तिथि सभी तिथियों के आगे अंग्रेजी में बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में ईसा पूर्व अर्थात ईसा पूर्व लिखते हैं। इस प्रकार की ईस्वी की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष से है। जैसे यदि कहीं 2009 ईस्वी लिखा देखते हैं तो इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद 2009वें वर्ष से है। इस प्रकार यदि वहीं 2025 ईस्वी पूर्व लिखा हुआ मिलता है तो इसका अर्थ है कि ईसा मसीह के जन्म के 25 वर्ष पहले का समय। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्टकट में, उतना ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए मान लीजिए ये जो 0 है ये ईसा मसीह के जन्म का है, जन्म का
टाइम है, ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले को बोलते हैं बीसी, उनके जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले को बीसी बोला जाता है और जन्म के बाद को बोलते हैं एडी। ऐसा समझे, जन्म के पहले बीसी और जन्म के बाद एडी, ठीक है। बस इतना समझिए कि ईसा, मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म 0 में हुआ था, 0 में ही इनका जन्म हुआ था ईसा मसीह का, और उनके जन्म के पहले को बोलते हैं बीसी और बाद को बोलते हैं एडी। चलिए अब आगे चलते हैं। भौगोलिक पृष्ठभूमि। प्राचीन से लेकर अब तक भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टि से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। एक तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, पर उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार और सुदूर दक्षिण के मैदान। तो पर्वतीय भाग में पढ़ते हैं। ये जो पर्वत है, उत्तर में पर्वतीय जो भाग है, एक दीवार की भांति खड़ा है, ऐसे दीवार की भांति हमारे देश की जो रक्षा करता है। ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, एक पर्वतीय प्रदेश एक दीवार की भांति खड़ा है और ये हमारे भारत की रक्षा करता है, जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इसमें कश्मीर, कनाडा, कुमायूं तथा सिक्किम प्रदेश सम्मिलित हैं। और इस पर्वतीय क्षेत्र में कश्मीर, कनाडा, कुमायूं और सिक्किम प्रदेश सम्मिलित हैं। अब देखिए आगे देखिए, उत्तर का मैदान। उत्तर का जो ये विशाल मैदान है, ये सिंधु, गंगा, यमुना की सहायक नदियों से ये इसका निर्माण हुआ है। उत्तर का जो विशाल मैदान है, इसका निर्माण सिंधु, गंगा, यमुना की सहायक नदियों से इसका निर्माण हुआ है और ये बहुत ही उपजाऊ माना जाता है। उत्तर का विशाल मैदान जो भी नदियों द्वारा लाई गई अवसाद के द्वारा, नदियों के द्वारा लाई गई जो भी अवसाद है, उसी के द्वारा ये उत्तर का जो विशाल मैदान है इसका निर्माण हुआ है। और ये कौन कौन सी नदियों से बना हुआ है? तो सिंधु, गंगा और यमुना की सहायक नदियों से इसका निर्माण हुआ है। आगे चलते हैं। दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती है, यानी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। कौन करता है? तो दक्षिण का पठार क्या करता है? तो ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। और ये जो भाग है विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। आगे चलते हैं। सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिले हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी सुदूरवर्ती दक्षिण के मैदान है, यहाँ पे गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिले हैं। आइए अब देखते हैं देश का नाम। हमारे देश को इंडिया भी कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है, और ये भारतवर्ष भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो किसने हिंदुस्तान कहा? किन लोगों ने इसका नाम इंडिया रखा? किसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा? तो इन सब के बारे में जानते हैं। तो ये देखते हैं। हम अपने अतीत के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। फ्रांसीसी में यही शब्द हिंदू एवं हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति के कारण था। इसी तरह की एक दूसरी मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भारत का नाम भरत कौन थे और उन्हीं के नाम पे हमारा देश का नाम भारत पड़ा, इसका जो उल्लेख है ये ऋग्वेद में मिलता है।
अतः प्राप्त स्रोतों एवं साक्ष्यों के आधार पर आप प्राचीन भारत के इतिहास को आगे की अध्याय में पढ़ेंगे। तो अब ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो कमेंट करिए। अगर आपका 10 कमेंट आता है तो मैं आपको इस चैप्टर का नोट्स मैं आपको बहुत जल्द ही डाल दूँगी। आपको इसका लिंक आपको दे दूँगी और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करिए। आज तो मेरा ये फर्स्ट वीडियो था, तो पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आज बहुत घबराई हुई थी और आपका सपोर्ट रहा तो मैं इससे भी अच्छा बेटर कर पाऊँगी। सो बाय दोस्तों।